स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर हम बात करें इसके इम्पॉर्टेंस की तो वर्ब के बाद ये सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्रोनाउन के रिगार्डिंग जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अभी मैं सिखाऊंगी या पढ़ाऊंगी, आपको बिल्कुल ध्यान से उसको सीखना और समझना है कि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो हम समझने से चूक जाए और फिर हमको एग्जाम में दिक्कत हो। सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रोनाउन की, प्रोनाउन होता क्या है? लिखा है प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन को नाउन की जगह पे यूज किया जाता है और जब हम बात करते हैं नाउन की तो नाउन का मीनिंग होता है नेम। तो किसी को उसके नाम से बुलाने की बजाय अगर हम किसी और तरीके से बुलाते हैं, किसी और रेफरेंस से बुलाते हैं, तो वो रेफरेंस उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोनाउन होता है। जरा एग्जांपल देखिए, राम इज अ गुड बॉय। We are talking about Ram. Here Ram is our subject and we are talking about Ram. हम राम की बात कर रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। Every day he, देखिए ये ही किसके लिए यूज हुआ है? बट ऑब्वियस ये जो ही है ये राम के लिए ही यूज हुआ है, तो ये ही राम का प्रोनाउन हो गया। जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा कि नाउन की रिप्लेसमेंट प्रोनाउन होती है और नाउन का मीनिंग होता है नेम। तो राम को अब उसके नाम से बुलाने की बजाय हमने कहा ही, तो ये ही राम का प्रोनाउन हो गया। एवरी डे ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फादर। किसके पिता है? राम के पिता है। दिस इज कॉल्ड पोजेसिव डिटर्मिनर्स। तो एक व्यक्ति को उसके नाम से बुलाने की बजाय आप बार बार उसकी बात करने के लिए जिन भी रेफरेंसेस की हेल्प लेते हैं, उसकी कोई चीज है, उसके बारे में किसी से बात करनी है या डायरेक्ट उसी से बात करनी है, तो बार बार उसकी रेफरेंसेस बदलेंगी। हम बार बार राम के पिता, राम का पेन, राम इधर आओ, ये राम की दोस्त है, ऐसा नहीं करेंगे। हम बहुत बोलते हैं कि ये राम है, ये उसकी दोस्त है, इधर मैंने राम के लिए वर्ड यूज किया उसकी, और उसके पिता आ रहे हैं, फिर हमने उसके लिए वर्ड यूज किया उसके पिता। तो राम की बात करने के लिए बार बार राम का नाम लेने की बजाय जिन भी रेफरेंसेस को हम यूज करते हैं वो रेफरेंसेस कहलाती हैं प्रोनाउन। अब उन रेफरेंसेस के भी अलग अलग टाइटल होते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास लैंग्वेज में कितने पर्सन होते हैं। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को 3 पर्सन्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लैंग्वेज में 2 ही सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारा सब्जेक्ट ईदर सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन में 2 चीजें होती हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन होता है इट और दे। अब देखिए सिंगुलर प्लूरल है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। इसी तरह थर्ड पर्सन में इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है, लेकिन यू सिंगुलर प्लूरल का कोई डिफरेंशिएट नहीं है। अब अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं कहूंगी आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरी बात कर रहा हो और उस बात को मुझे आपको बताना हो तो मैं खुद को आई नहीं कहूंगी, मैं आई तभी कहूंगी खुद को जब मैं सब्जेक्ट होंगी। अगर मैं किसी की बात का ऑब्जेक्ट हूं तो मैं आई से बन जाऊंगी मी, वी से बन जाएंगे अस, यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहता है और दे से बन जाता है देम। जैसे वी आर हियर फॉर स्टडी, यहाँ पे हम खुद काम कर रहे हैं तो हम वी हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट अस, वो हमारी बातें कर रहे हैं। अब बातें वो कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है, हमारी बात कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट हैं। तो जब हम कोई काम करते हैं हम होते हैं वी, लेकिन कोई काम करे और हम उनका ऑब्जेक्ट हो तो हम होते हैं अस। इसी तरह दे से बनता है देम, इट से इट ही रहता है, यू का यू ही रहता है, आई का मी हो जाता है। फिर हम जब चीजों पे क्लेम करते हैं कि ये चीजें हमारी हैं या ये चीजें किसी की हैं, तो यूज किया जाता है माई, आर, योर, इट्स और देयर का, ये पोजेशन होता है। जैसे दिस इज माई बैग, दिस इज आर स्कूल, इट इज योर टेबल, इट्स दिस कार इज फेमस फॉर इट्स स्पीड, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर स्कूल। यहाँ पे पहला दे ये है और दूसरा देयर पोजेशन ये है कि वो अपने स्कूल की बात कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट पोजेसिव में होता है माइन, आर्स, योर्स एंड देयर्स। आप याद रखेंगे
जब भी बात होती है माइन, आर्स, योर्स और देयर्स की, इनके बाद से एक चीज आती है नो ऑब्जेक्ट। ये अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करते। जैसे मैंने बोला दिस इज माई बैग, तो माई के बाद ऑब्जेक्ट आ गया बैग। लेकिन अगर मैं माई की यहाँ जगह पे माइन का यूज करूं तो मुझे बिना ऑब्जेक्ट के बाद खत्म करनी पड़ेगी और मैं कहूंगी दिस बैग इज माइन, फुल स्टॉप। तो इनको एब्सोल्यूट पोजेसिव कहा जाता है और इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रोनाउन का मीनिंग होता है ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे यूज होता है। नाउन का मतलब होता है नेम, नाम से ना बुला के आप जिस भी संज्ञा से किसी को रेफर करते हैं वो संज्ञा प्रोनाउन होती है। और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। चलिए आपकी सुविधा के लिए इधर लिख भी देते हैं, वैसे तो लिखा है इंग्लिश में लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, इट एंड दे। फिर ये आके उनके ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और एब्सोल्यूट पोजेसिव केस। आई एम श्योर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर हम प्रोनाउन की बात करें इन रूल्स के बाहर जाके, तो हमें सबसे पहले याद रखना होता है, हमारा जो पहला रूल बनता है वो रूल बनता है स्टेटस ऑफ पर्सन से या फिर प्लेस ऑफ पर्सन से। प्लेस ऑफ प्रोनाउन, प्लेस ऑफ प्रोनाउन का मतलब है अगर आपके पास में कोई स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट में आपको इस ही, शी, इट और दे को एडजस्ट करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए आपके जो प्रोनाउन हैं उनका फंक्शन चेक कर लीजिए। जो आपके प्रोनाउन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी फंक्शन कर रहे हैं, उस फंक्शन को चेक कर लीजिए, जिसको आसानी से हम कह सकते हैं वर्ब। आपका प्रोनाउन 2 ही तरह का फंक्शन कर सकता है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, आपके प्रोनाउन का फंक्शन ईदर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई, मदन एंड यू are planning to visit गोवा। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, यू, आई एंड राम वर देयर when she committed suicide। ओके, अब जरा इन स्टेटमेंट्स के इमोशंस को पढ़िए। इमोशंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैं, मदन और आप गोवा जा रहे हैं। गोवा जाना, घूमना, मस्ती करना, फन करना अच्छी बात है। और किसी ने मर्डर कर लिया और हम उस मर्डर के साक्षी हैं। पहली बात तो ये है कि मर्डर अपने आप में किसी ने सुसाइड कर लिया है और हम उस सुसाइड के साक्षी हैं। तो पहली बात तो ये है कि सुसाइड इज नॉट अ गुड थिंग, अ पॉजिटिव थिंग एट ऑल। तो ये जो इमोशन है ये इमोशन नेगेटिव है। तो याद रखिए, when your first person is I। अगर आपका फर्स्ट पर्सन आई है, देखिए स्टूडेंट्स याद रखिए, जब शुरू में हमने प्रोनाउन पढ़े हैं तो उस प्रोनाउन में आपको बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, आई एंड वी। और मैंने यहाँ पे इंटेंशनली लिखा है व्हेन योर फर्स्ट पर्सन इज आई, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वी येट, अभी हम वी की बात ही नहीं कर रहे। व्हेन योर फर्स्ट पर्सन इज आई एंड द एक्टिविटी इज पॉजिटिव, सीक्वेंस वुड बी 2, 3, 1 एंड नेगेटिव में सीक्वेंस होगा 1, 2, 3। ये आपके पर्सन्स हैं, ये यू, ये ही, शी, इट और दे और ये आई। तो आप याद रखेंगे अगर किसी के साथ में मिलके 2-3 लोगों ने मिलके पॉजिटिव काम किया है तो सबसे पहले याद रखिए कौन आना चाहिए, यू आना चाहिए। तो देखिए ये एक्टिविटी पॉजिटिव है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, जबकि हमारे पास होना चाहिए था सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन। तो ये पूरा एरिया गलत हो गया। इसका इंप्रूवमेंट होता है यू, सबसे पहले सेकंड पर्सन,
फिर थर्ड पर्सन मदन और फिर फर्स्ट पर्सन आई। और अगर हम इसी के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें तो देखिए नेगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, तो ये भी गलत हो गया। इधर होना चाहिए था आई, फिर होना चाहिए था यू, फिर होना चाहिए था एंड राम। तो अगर आप इस रूल को कंफ्यूज होने की बजाय बड़े ध्यान से शांत मन से समझें तो समझना बड़ा आसान है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 2 और 3 एक दूसरे के साथ ही हैं। 2 3 के पहले आ रहा है, या फिर ये कह लें कि जो 3 है 2 के बाद आ रहा है। जैसे हम मैथ में काउंट करते हैं 1 2 3, 3 ने 2 के बाद ही आना होता है। तो जो एक्टिविटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही सिचुएशन में 3 जो है 2 के बाद ही आ रहा है, आपके मैथ्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन फर्स्ट पर्सन जो आई है वो अपनी जगह चेंज कर रहा है। अच्छे काम में आई सबसे पीछे जा रहा है और बुरे काम में आई सबसे आगे आ रहा है। तो आप याद रखिए सेकंड और थर्ड पर्सन एक्टिविटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, लेकिन फर्स्ट पर्सन जो कि आई है वो अपनी जगह बदल देगा। अगर वो पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहा है किसी के साथ में मिलके तो वो सबसे पीछे जाएगा, और अगर वो नेगेटिव एक्टिविटी कर रहा है तो वो सबसे आगे आएगा। आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा था व्हेन योर फर्स्ट पर्सन इज आई। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास में फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, 2 होते हैं, आई एंड वी। तो अगर आपका फर्स्ट पर्सन आई है तो आप इस पॉइंट को फॉलो कर लेंगे। लेकिन व्हाट इफ योर फर्स्ट पर्सन इज वी, अगर आपका फर्स्ट पर्सन आई की जगह पे वी हो गया तो क्या, तो बहुत आसान है। एक्टिविटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, योर स्टेटस वुड बी 1 2 3, वी सबसे आगे ही आएगा। जैसे वी यू एंड ही आर enjoying मूवी। ओके, मूवी एंजॉय कर रहे हैं, ये एक्टिविटी पॉजिटिव है। वी यू एंड ही आर प्लानिंग टू बंक द क्लास, ये एक्टिविटी नेगेटिव है। तो देखिए बहुत आसान है, अगर फर्स्ट पर्सन आपका आई होता है तो पॉजिटिव में वो पीछे जाता है, नेगेटिव में वो आगे आता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन आई की जगह पे वी हो जाता है तो एक्टिविटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव वी ने आगे ही रहना है। यहाँ पे एक्टिविटी पॉजिटिव थी, मूवी एंजॉय करना इज गुड थिंग, तो वी आगे है। यहाँ पे एक्टिविटी नेगेटिव थी, क्लासेस को बंक करना नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी वी आगे है। तो आई एम श्योर आपको स्टेटस या फिर प्लेस ऑफ प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। तो प्लेस ऑफ प्रोनाउन के बाद स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड रूल होता है, उस सेकंड रूल का नाम होता है रूल ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, हम उसको कहते हैं रूल ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट। हियर इज योर टाइटल, रूल ऑफ compound subject। Now when it comes to compound subject, आप याद रखेंगे इसको compound subject कहने की बजाय in normal और in easy way you can say rule of and। ओके, तो इसको रूल ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहा जाता है, वो इसका एक्चुअल नाम है। लेकिन आपको आसानी से ये याद रह जाए तो इसको रूल ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट कहने की बजाय हम कह सकते हैं रूल ऑफ एंड। नाउ व्हेन इट कम्स टू रूल ऑफ एंड, रूल ऑफ एंड के जो होते हैं 3 फंक्शंस होते हैं, जिनमें से जो पहला फंक्शन होता है उसको कहा जा सकता है एंड फॉर सब्जेक्ट एंड नाउन। एंड फॉर सब्जेक्ट एंड नाउन, इसको समझने के लिए हम आसानी से पहले एग्जांपल्स को गो थ्रू कर लेते हैं तो ये इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है टीचर एंड
स्टूडेंट, इधर ब्लैंक छोड़ दिया, टीचर एंड स्टूडेंट डैश प्लानिंग teacher and student dash planning about dash annual function। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गई। एक स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट में लिखते हैं हम शीतल एंड डॉक्टर डैश discussing about dash country। ओके, और लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं हम यू एंड आई डैश डन इनफ फॉर डैश नेबर। चलो अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट और नाउन का मैटर एंड से कैसे सुलझता है। देखिए स्टूडेंट, जब भी सेंटर में एंड लगा हो और एंड के इस तरफ और इस तरफ, माने एंड के राइट और लेफ्ट कुछ लिखा हो, तो आपको याद रखना है कि उसको ही रूल ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। फिर से सुनिए, एंड सेंटर में हो और एंड के राइट और लेफ्ट में कुछ लिखा हो तो इसको कहते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट का रूल काम कर रहा है। अब देखा जाए तो एंड के एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है, तो एक टीचर और एक स्टूडेंट ये मिलके दो होते हैं, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आना चाहिए, दैट शुड बी आर, एंड यहाँ पे आना चाहिए देयर। पर ये इतना आसान नहीं है। जब भी एंड के साथ में दो चीजें लिखी हो, दो चीजें जुड़ रही हो, तो ब्लाइंडली उनको दो काउंट करके केस को प्लूरल कभी नहीं बनाते, हमेशा 3 पर्सन्स की लिस्ट को कंसीडर करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, सेकेंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन इज ही, she, it and they and but obvious names। ओके जी, तो जब भी एंड से दो चीजें जुड़ी हैं, आपको फटाफट से 3 पर्सन की लिस्ट को कंसीडर करना है कि दोनों चीजें 3 पर्सन की लिस्ट में आती हैं क्या। अब ध्यान से देखिए, टीचर 3 पर्सन की लिस्ट में आता है क्या? लिखा है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आई से लेके दे तक तो टीचर नहीं लिखा। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नेम, टीचर एक नेम है, तो नहीं स्टूडेंट्स, टीचर नेम नहीं होता। टीचर एक प्रोफेशनल डिग्री है कि वो स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो वो टीचर्स हैं, लेकिन उनका नाम टीचर थोड़ी होगा, उनका भी कोई नाम होगा। जैसे हमारी टीचर का नाम सीता है, टीचर तो हम उसको कहते हैं क्योंकि वो हमको पढ़ाती हैं, पर उसका नाम क्या है? सीता है। तो टीचर एक प्रोफेशनल डिग्री है, एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन है, ये एक नाम नहीं है। तो जिस तरह टीचर एक नाम नहीं है, उस तरह स्टूडेंट भी एक नाम नहीं है। ओके, तो ये दोनों के दोनों 3 पर्सन्स की लिस्ट में नहीं आए, तो हम इनको क्या मानेंगे? नाउन केस मानेंगे। ठीक है जी, नाउन केस मानते हुए इधर लगेगा इज और इधर लगेगा हिज। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन प्लूरल ऐसा नहीं होता है। याद रखिए, एंड से जुड़ने वाली दोनों चीजें अगर 3 पर्सन की लिस्ट में नहीं आती तो केस को नाउन केस मान के कंसीडर किया जाता है कि ये सिंगुलर केस है। अब इस तरफ देखिए, शीतल एंड डॉक्टर। अब आई से लेके दे तक तो शीतल नहीं लिखा, बट इधर लिखा है नेम्स। अब शीतल एक नाम होता है, तो शीतल 3 पर्सन्स की लिस्ट में आ गई। अब शीतल डॉक्टर से बात कर रही है, तो बट ऑब्वियस अगर शीतल एक इंसान है तो जिससे बात कर रही होगी वो भी सामने इंसान ही होगा। अब भले डॉक्टर उस लिस्ट में नहीं आता, टीचर की तरह डॉक्टर भी एक डेजिग्नेशन है, पर शीतल अगर इससे बात कर रही है और इन दोनों में से शीतल 3 पर्सन की लिस्ट में आ गई, तो शीतल अपने जैसे इंसान से ही बात करेगी, तो शीतल की वजह से डॉक्टर भी उस 3 पर्सन की लिस्ट में बिना लिखे ही काउंट हो गया। तो केस बन गया प्लूरल, आर डिस्कसिंग अबाउट देयर कंट्री।
अब इधर देखिए यू एंड आई तो डायरेक्ट लिस्ट में आते हैं, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। अब इधर लिखा है डन, ये थर्ड फॉर्म है, तो इधर पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, तो हैव डन इनफ फॉर आवर नेबर। तो स्टूडेंट्स जो 3 पर्सन की लिस्ट में आ जाते हैं उनको कहा जाता है सब्जेक्ट केस, और जो 3 पर्सन की लिस्ट में नहीं आते उनको कहा जाता है नाउन केस। इसीलिए इसका टाइटल था एंड फॉर सब्जेक्ट एंड नाउन। एक बार फिर से सुन लीजिए, 3 पर्सन्स एंड के साथ में जब 2 चीजें लिखी हो, मतलब एंड के राइट और एंड के लेफ्ट में कुछ लिखा हो, तो आपको राइट और लेफ्ट में जो भी लिखा है उसको 3 पर्सन की लिस्ट में टैली करना है। अगर वो दोनों के दोनों 3 पर्सन की लिस्ट में आ जाते हैं, जैसे यू एंड आई आ गया था तो केस प्लूरल, दोनों में से कोई एक भी आ जाता है तो भी प्लूरल, दोनों में से कोई नहीं आता तो उसको कहा जाता है केस सिंगुलर रह जाएगा। आई एम श्योर ये सब्जेक्ट और नाउन की थ्योरी जो हमने कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ सीखी ये आपको आ गई होगी। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रूल ऑफ एंड के 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये हमने पहला पार्ट क्लियर कर लिया। ओके, अब पार्ट बी इज रूल ऑफ एंड विद आर्टिकल्स। अब हम एंड का यूज जो करेंगे आर्टिकल्स के साथ करेंगे, तो इसको आसानी से याद रखने के लिए यहां हम लिख लेते हैं इट डिपेंड्स ऑन द काउंट ऑफ आर्टिकल्स। मतलब आपकी स्टेटमेंट में जितने आर्टिकल होंगे आपका केस उसी हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल बन जाएगा। अगर आपके स्टेटमेंट में एक ही आर्टिकल है तो आपका केस सिंगुलर है, एक से ज्यादा आर्टिकल है तो आपका केस प्लूरल है। जैसे यहां पे मैंने लिखा ए डॉक्टर एंड पेशेंट डैश गोइंग फॉर ए वॉक। अच्छा ठीक है, यहां पे हम ये काट देते हैं गोइंग फॉर अ वॉक, क्योंकि पीछे ए को आप फिर से एक आर्टिकल समझ सकते हो। तो ए डॉक्टर एंड पेशेंट डैश हैविंग डैश लंच। ओके, और यहां पे हम लिख देते हैं द principal and a student dash duties। चलिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, अभी भी एंड के राइट लेफ्ट कुछ लिखा ही हुआ है, तो आपको पहले तो पहचान समझनी है कि आपने जो सब्जेक्ट एंड नाउन पढ़ा और अब जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हो इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो सब्जेक्ट एंड नाउन की अगर मैं आपको रिकॉलिंग दूं तो उसमें आपके पास में कोई भी जो है पर्सन आर्टिकल के साथ नहीं था, यहाँ पे हमारे पास में आर्टिकल्स हैं। तो हम याद रखेंगे अगर एंड के आजू बाजू कुछ भी लिखा है उसमें अगर आर्टिकल्स आ गए तो आपको 3 पर्सन की लिस्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपने आर्टिकल को काउंट कर लो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इट डिपेंड्स ऑन द काउंट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल काउंट कर लो कितने हैं। देखो डॉक्टर और पेशेंट और आर्टिकल कितना है, एक आर्टिकल, तो केस आएगा सिंगुलर। अब देखो ये सेंटर में लिखा है एंड, लेकिन आर्टिकल कितने हैं, 2, एक द और एक, तो द से हिस्सा आर्टिकल 2 हो गए तो केस बनेगा प्लूरल। तो बहुत आसान है याद रखना, अगर एंड के साथ में जो चीजें जुड़ी हैं उनके साथ में आर्टिकल लग गया है तो परेशान नहीं होना, बस अपने आर्टिकल को काउंट कर लो। आर्टिकल सिंगुलर तो केस सिंगुलर, आर्टिकल प्लूरल तो केस प्लूरल। अब आर्टिकल ए एंड द तीनों में से कोई भी हो सकता है।
तो आई गेस ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट के लास्ट पार्ट की। उसके बाद से हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट का जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। चलिए तीसरे पार्ट का नाम है एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। क्या नाम है? एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स के दो टाइटल आसानी से बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए प्रोडक्ट, एक तरफ लिख लीजिए प्रोड्यूसर। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है कि एंड से जो स्टेटमेंट जुड़ी है वो प्रोडक्ट की बात कर रही है कि प्रोड्यूसर की बात कर रही है। अब जब बात आती है नॉन लिविंग थिंग्स की एंड के साथ में, तो हमें डील करना है प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर से। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पेन एंड पेंसिल, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दी इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग। ओके, और यहां पे लिखा मैंने पार्कर एंड नटराज, जगह छोड़ी फेमस ब्रांड्स। अब ध्यान से देखिए, अभी भी एंड सेंटर में लिखा है और एंड के राइट और लेफ्ट कुछ लिखा हुआ था, लिखा हुआ है पेन और पेंसिल। तो ध्यान से देखिए, पेन प्रोडक्ट है कि प्रोड्यूसर है? बट ऑब्वियस पेन प्रोडक्ट है क्योंकि इसका प्रोड्यूसर पार्कर है। पेंसिल प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर नटराज है। तो आपको याद रखना है अगर एंड से प्रोडक्ट जुड़ते हैं तो केस रहेगा सिंगुलर, प्रोड्यूसर जुड़ते हैं तो केस रहेगा प्लूरल। तो इधर आएगा इज और इधर आएगा आर। जैसे मैं बोलूं वॉच एंड टाई, वॉच एंड टाई, तो ये प्रोडक्ट है। प्रोड्यूसर है इसका राडो हो सकता है, टाइटन हो सकता है, रागा हो सकता है, टाई हो सकती है, पीटर इंग्लैंड ब्रांड की हो सकती है, वुडलैंड ब्रांड की हो सकती है, किसी भी ब्रांड की हो सकती है। ओके, तो प्रोडक्ट जुड़ेंगे तो हमारा केस सिंगुलर रहेगा, प्रोड्यूसर जुड़ेंगे तो हमारा केस प्लूरल होगा। एक बार एंड के पूरे रूल को ओवरव्यू दे देती हूँ। एंड से अगर दो चीज़ें जुड़ी हैं, सबसे पहले 3 पर्सन की लिस्ट को कंसीडर कीजिए। अगर वो 3 पर्सन की लिस्ट में आ जाती हैं तो केस प्लूरल, नहीं आती हैं तो केस सिंगुलर। एंड से दो चीज़ें जुड़ी हैं और उनके साथ आर्टिकल लगा है तो अब 3 पर्सन की लिस्ट में जाने की कोई हेडेक नहीं है। आर्टिकल काउंट कर लीजिए, आर्टिकल 1 है तो केस सिंगुलर है, 1 से ज़्यादा आर्टिकल हैं तो केस प्लूरल है। इसी तरह नॉन लिविंग चीज़ें जुड़ी हैं तो आपको देखना है प्रोडक्ट जुड़ा है कि प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट जुड़ा है तो केस सिंगुलर है और प्रोड्यूसर जुड़ा है तो केस प्लूरल है। स्टूडेंट आप अगर इसको प्रोड्यूसर ना देख के एक नाम देखें तो पार्कर एक नाम है कंपनी का, नटराज एक नाम है, तो नाम तो 3 पर्सन्स की लिस्ट में आते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया कि एंड से जुड़ने वाली दोनों चीज़ें 3 पर्सन की लिस्ट में आ जाएं तो केस बट ऑब्वियस जो है हमारा प्लूरल होता है। आई बिलीव ये कंपाउंड सब्जेक्ट वाला जो पॉइंट है जिसको हमने आसान करने के लिए रूल ऑफ एंड बोला था वो आप सबको क्लियर हो गया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ओके, दिस इज योर रूल नंबर 2। जो हमने एंड के 3 सबसेक्शंस पढ़े वो रूल नंबर 1 का ही हिस्सा थे। व्हेन इट कम्स टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 प्रोनाउन आते हैं। एक आता है ईच अदर, एक आता है वन अनदर। रादर इट दिस इज आवर रूल नंबर 3। पहला जो हमने सीखा है दैट इज प्लेस ऑफ प्रोनाउन। दूसरा जो हमने सीखा
that is for compound subject, and 3 is reciprocal pronoun. Now when is come to reciprocal pronoun, we need to study about each other and one another. You need to remember that when it comes to each other and one another, ये करते क्या हैं, ये आपके subject और object का mutual relationship दिखाते हैं. ओके ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं. और याद रखने वाली बात ये है कि ईच अदर फॉर 2 पर्सन्स होता है और वन अनदर फॉर मोर देन 2 पर्सन होता है. ओके जी, आप याद रखेंगे. 2 की बात करनी हो तो ईच अदर, और 2 से ज्यादा हो जाए तो वन अनदर. जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, राधा एंड गीता आर लुकिंग एट ईच अदर. तो राधा और गीता क्या कर रही हैं, एक दूसरे को देख रही हैं. राधा और गीता 2 जन थी तो ये ईच अदर लगाएंगे. हमने यहाँ पे लिखा ऑल द स्टूडेंट्स in the class are looking at. अब इधर देखो ऑल द स्टूडेंट्स लिखा है, बट ऑब्वियस ये स्टूडेंट्स 2 से ज्यादा हैं तो इधर अब ईच अदर की जगह पे आ जाएगा वन अनदर. तो आपको याद रखना है 2 लोगों की आपसी बात हो तो वो ईच अदर से दिखाई जाती है, और 2 से ज्यादा हो तो वन अनदर है. जब क्लास में आप 2 एक दूसरे से बात करते हो, घर में मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे हैं तो आप मम्मी और पापा के लिए ईच अदर लगाओगे. लेकिन पूरी फैमिली एक साथ बैठ के बातचीत कर रही है तो वो वन अनदर होगा. दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. आई बिलीव आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं होगी. ईच अदर और वन अनदर का केस है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है. ईच अदर आता है 2 पर्सन्स के लिए और वन अनदर आता है 2 से ज्यादा के लिए. चलिए अब रेसिप्रोकल के बाद हमारी बारी आती है सीखने की रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर 4 इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले याद रखना है आपको, रिलेटिव प्रोनाउन में लैंग्वेज के पास में एक लिस्ट होती है जिसमें सबसे पहले होता है हु. और हु के लिए एक बात आपको याद रखनी है, ये हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए आएगा और सब्जेक्टिव केस होगा. लिविंग थिंग्स के लिए आएगा और सब्जेक्टिव केस होगा. सब्जेक्टिव केस का मतलब है ये स्टेटमेंट के मात्र कर्ता को रिप्रेजेंट कर सकता है. जैसे हमने स्टेटमेंट में लिख दिया, दिस is the boy who came yesterday. तो इस स्टेटमेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉय की बात कर रहे हैं. और ये देखिए ये हु बॉय के लिए ही लगा है. तो रिलेटिव प्रोनाउन आपकी स्टेटमेंट के सब्जेक्ट का रिलेशनशिप उसके ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ते हैं. तो हु जो है सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए आता है और कर्ता के लिए रिप्रेजेंट यूज होता है. तो हमने कहा ये वही लड़का है जो कल आया था. तो जो कल आया था हम उसकी ही बात कर रहे हैं और आज वो फिर से आया है. तो लड़का हमारी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है और लिविंग है तो लगा हु. हु के बाद से जो हमारे पास दूसरी बॉडी आती है वो आती है हुम की. तो हम याद रखेंगे हुम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है. ओके जैसे मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिया, about whom you are talking. About whom you are talking या फिर you are talking about whom, कैसे भी बोले. तो about whom you are talking मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो. बात तुम कर रहे हो तो तुम मेरा सब्जेक्ट हो.
तो सब्जेक्ट की बात तो हो नहीं रही, सब्जेक्ट की बात हो रही होती तो हु लगता। तुम बात कर रहे हो मैं ये जानती हूँ, लेकिन तुम किसके बारे में बात कर रहे हो मैं वो पूछना चाहती हूँ, तो अबाउट whom you are talking। ठीक है, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट के लिए लगता है हमारे पास में whom। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज द बॉय whom I met yesterday। देखिए इसको और आसान कर दिया, इसमें क्रिया क्या हुई है, मिलना, met। कौन मिला, मैं। किससे मिली, बॉय से मिली। मतलब मैं मिली तो मैं हुई सब्जेक्ट और जिससे मिली वो हुआ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए whom लगता है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट के लिए whom लगाया है। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में सीखा who और whom, कि who सब्जेक्ट के लिए आता है और whom जो आता है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अब हम who और whom के बाद बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम, which की। जो हमारा तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो होता है which। सबसे पहले तो याद रखिए आप which को यूज कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट ह्यूमंस। घर में आपके पालतू पेट हैं उसके लिए विच हो जाएगा। विच आप रिलेटिव प्रोनाउन में जो विच का प्रयोग करते हैं वो किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज द हाउस विच आई वॉन्ट टू बाय। तो मैंने क्या लिखा, ये वही घर है जिससे मैं खरीदना चाहती हूँ। तो दिस इज द हाउस विच आई वॉन्ट टू बाय, ये आ गया विच किसके लिए, हाउस के लिए आ गया। या फिर हम और एक विच का यूज सीख सकते हैं, टू चूज। जब आपको between more than two और two, जब आपको मिनिमम दो और मैक्सिमम दो से ज्यादा चीजों के लिए चुनाव करना हो, दो से ज्यादा चीजों के बीच में से चुनाव करना हो, तो आप विच की हेल्प से चूज कर सकते हैं। जैसे इन दिस क्लास which is your sister। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, who is your sister नहीं हो सकता, तुम्हारी बहन कौन है। तुम्हारी बहन कौन है ये तो मैं तुमसे पूछ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें पता ही है तुम्हारी बहन कौन है। विच का मतलब क्या है, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं इनमें तुम्हारी बहन कौन है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको मेरे पीछे व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, क्यों, क्योंकि who, whom, which को पढ़ना आसान है। who सब्जेक्ट के लिए, whom ऑब्जेक्ट के लिए और which या तो चूज करने के लिए या फिर किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। लेकिन हमारे पास में एक और रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका नाम होता है दैट। ओके, तो दैट का मैटर थोड़ा सा सिंसियर है, आपको याद रखना है। ये सबसे पहले तो यूज होता है टू पॉइंट आउट something और someone। पॉइंट आउट समझते हो ना, किसी को पर्टिकुलर करना, पॉइंट आउट करना कि ये, तो पॉइंट आउट करने के लिए सबसे पहले दैट का यूज होता है। जैसे मैंने लिखा दैट पेन इज योर्स डोंट टच माइन। कैसे कहा, देखिए टोन से ही पढ़िए, आपको टोन से ही आइडिया आ जाएगा कि मैं कह रही हूं वो है तुम्हारा पेन, मेरा पेन मत छुओ, अपना पेन लो। तो पॉइंट आउट करने के लिए हमें ये काम आता है। उसके बाद से टू एक्सप्रेस
relationship between a human and animal। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा, जब आपकी स्टेटमेंट में एक ह्यूमन और एक एनिमल का कॉम्बिनेशन बने, उस सिचुएशन में भी हम दैट का यूज करते हैं। जैसे I am worried about a man and his dog that were strolling here yesterday। तो मैंने क्या कहा कि मुझे उस व्यक्ति और उसके डॉग की चिंता हो रही है जो कल यहाँ पे घूम रहे थे। तो एक ह्यूमन एक एनिमल, तो हमने इस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया दैट का। और स्टूडेंट्स एक चीज आप याद रखेंगे, जो दैट होता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर नाउन एंड प्रोनाउन बोथ। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए यूज हो जाता है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में हु या हुम की जगह पे या विच की जगह पे दैट लिखा हुआ मिल जाए तो वो गलत नहीं है। जैसे मैंने फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, आई एम talking about the boy who I want to marry। पढ़िए जरा स्टेटमेंट क्या लिखी है। मैंने लिखा है आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय। यहाँ पे आई एम टॉकिंग की जगह पे इट वुड बी बेटर अगर हम इसको थोड़ा आसान बना के लिख दें, दिस इज द बॉय, तो आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। दिस इज द बॉय हु आई वॉन्ट टू मैरी। मैंने क्या कहा कि ये वो लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, मतलब जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो अभी की पिक्चर में वो लड़का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी स्टेटमेंट का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के लिए हु लिखा है बराबर, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि दैट जो होता है बहुत सेंसिटिव केस है। पहला केस तो आपको याद रह गया कि दैट किसी को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। दूसरा केस भी आसान है, एक ह्यूमन और एक एनिमल का कॉम्बिनेशन हो तो वो भी दैट के साथ आता है। तीसरी बात याद रखिए, ये लैंग्वेज का एक्सेप्शन है कि हु को और विच को दैट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हु आ जाए या दैट आ जाए, ये दोनों ही करेक्ट हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि पेपर में हमें कैसे पता चलेगा हु लगाएं कि दैट लगाएं। तो आपको याद रखना है वो पेपर में इन दोनों का एरर नहीं देगा। अगर उसने दैट लिखा होगा तो काट के हु नहीं लगाना, हु लिखा होगा तो काट के दैट नहीं लगाना, क्योंकि ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और करेक्ट है। हाँ, यहाँ पे अगर हुम आ जाता विच आ जाता तो वो बट ऑब्वियस गलत था। तो अब आपने रिलेटिव प्रोनाउन में सीखा हु फॉर सब्जेक्ट, हुम फॉर ऑब्जेक्ट, विच फॉर सिलेक्शन, दैट फॉर पॉइंट आउट, फॉर ह्यूमन एंड एनिमल एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ हु और विच। चलिए इसके बाद जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हुज होता है। इसके बाद के हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का, या यूं कह ले जो हमारा लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो होता है हुज। ओके जी, तो इधर हमने लिख दिया हुज। हुज कहाँ पे काम आता है, हुज काम आता है टू शो पोजेशन। पोजेशन का मीनिंग होता है ऑनरशिप क्लेम करना या ऑनर के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, हुज कार इज दिस। तो देखिए कार मेरे सामने खड़ी है, मैं ऑनर के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये गाड़ी किसकी है।
पोजेशन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, दावेदारी क्लेम करना, ऑनरशिप क्लेम करना। तो मैं जानना चाहती हूँ इसका ऑनर कौन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुज। जैसे हम और यूज कर लें, हुज बेबी इज क्राइंग। ओके, तो बेबी रो रहा है, दैट आई नो, लेकिन वो किसका बेबी है वो मुझे नहीं पता। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हु इज इट्स मदर, हु इज इट्स फादर और हु आर इट्स पेरेंट्स। तो यहाँ पे लगा हुज। तो हुज आता है जब हम पोजेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये चीज किसकी है या इसका दावेदार कौन है। आई एम श्योर रिलेटिव प्रोनाउन में आपको हु, whom, whose, which और that में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी।